मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फोर्थ चैप्टर जो कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का सेकंड वीडियो तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की थीम आप लोगों को बता दी थी और सेकंड चैप्टर में हम लोग उसकी थीम का जो पहला पार्ट था यूरोपीय संघ, हम उस यूरोपीय संघ से शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को टोटली यूरोपीय संघ के बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, यूरोपीय संघ जिसका निर्माण 1948 के बाद शुरू हुआ था। 1948 याद करो, ये टाइम आप लोगों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का। ठीक है, 1945 में जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और जो विश्व था वो दो हिस्सों में बट गया था। तकरीबन आप लोगों का यूरोप में अखाड़ा बना था जिसका पश्चिमी हिस्सा अमेरिका के पास चला गया था और पूर्वी हिस्सा यूएसएसआर के पास चला गया था। तो अमेरिका ने अपने पाले में आए पश्चिमी यूरोपीय देशों के विकास के लिए काम की शुरुआत करी और उसी का प्रयास था कि उसने यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए मार्शल योजना लाने का काम किया। अमेरिका की ही पहल थी ये यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि मैम ये यूरोप के देश तो वो देश है जिन्होंने हमेशा से ही सभी देशों पर राज किया है, तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ सकती है? तो इनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है बेटा क्योंकि 1945 के बाद जब आपके यहाँ यूएनओ का निर्माण हुआ था और तकरीबन ये सहमति जता दी गई थी, बन गई थी सभी देशों की कि जितने भी देशों के पास उनके उपनिवेश धीरे धीरे करके उन्हें आजाद कर दिया जाए। यानी अगर मैं ये बात कहूँ कि यूरोपीय कंट्रियां अपने उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था से फायदा उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाती थी तो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। झटका था कि अब वो अपने उपनिवेशों को छोड़ेंगे और उनकी अर्थव्यवस्था को अब झटका लगने की बारी आ चुकी थी। लेकिन ये ज्यादा घातक साबित ना हो इसके लिए अमेरिका ने मार्शल योजना का निर्माण किया इनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन यानी दोबारा से गठन करने के लिए। ठीक है, अब इसी मार्शल योजना के तहत ही 1948 में ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया कि जितने भी यूरोप की कंट्रियां हैं सारी की सारी कंट्रियां एक साथ मिलेंगी, एक साथ काम करने का जिम्मा उठाएंगी, सब एक दूसरे को हेल्प करेंगी, एक दूसरे द्वारा बनाए गए रणनीतियों के अनुसार ही चलेंगी। ठीक है, जिसके लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण 48 में हो गया है। लेकिन 1949 में यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ, यानी कि अब आपका जो यूरोपीय संघ है ये नाम अभी इसको नहीं मिला है, अभी इसको यूरोपीय संघ नाम नहीं मिला है, अभी ये इन अलग अलग नामों से एक के बाद एक प्रोग्रेस के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब बात आती है तुम्हारी यूरोपीय परिषद यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग की गड्डी बच चुकी है आप लोगों की, क्योंकि जब परिषद की बात आई इसका मतलब राजनीतिक स्वरूप बनना शुरू। जो यूरोपीय संघ है ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये सिर्फ और सिर्फ इन देशों की एक पहल थी जिसमें ये चाहते थे कि सभी देशों की राजनीति भी आपस में जुड़ जाए ताकि अगर एक देश को प्रॉब्लम हो तो सभी देश मिलकर उसकी सभी तरह की समस्याओं का समाधान निकाल दे। ठीक है बेटा, इसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण किया गया, यानी अब एक बार फिर एक नए सिरे से एक बहुत तेज गति से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बातें करी गई इस संगठन के माध्यम से। लेकिन जब 1991 यानी इस टाइम पीरियड के बीच में एक आप लोगों का 1991 आएगा जिसमें यूरोपीय संघ का निर्माण प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो गया क्योंकि यूएसएसआर का विघटन हो गया था। ठीक है, यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था बेटा आप लोगों का वो कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ के संपूर्ण होने का संकेत देके चला गया। ठीक है, क्योंकि जो यूएसएसआर से यूरोप के देश अलग हुए थे वो सारे के सारे यूरोपीय संघ में यानी पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ जाकर मिल गए और उन्होंने अपने आप को मोस्टेस्ट संधि पर साइन करके यूरोपीय संघ का निर्माण कर दिया। ठीक है, यानी 1992 में हमारा यूरोपीय संघ पूरे तरीके से बनके रेडी था। ठीक है, अब इसके बाद आता है बेटा यूरोपीय संघ का झंडा।
यूरोपीय संघ का झंडा एक बहुत ही सुंदर सा, जिसमें तकरीबन 12 गोल्डन कलर के वृत्त में, यानी कि गोले के अंदर, जिसको हम लोग सर्कल बोलते हैं, एक सर्कल के अंदर 12 गोल्डन कलर के स्टार्स है। ठीक है, अब तुम ये कहोगे मैम ये 12 ही क्यों है, इसमें 15 भी तो आ सकते थे, इसमें 10 भी तो आ सकते थे, लेकिन बेटा 12 इन्होंने इसीलिए लिए क्योंकि यूरोप के देशों के लिए उनका मानना है कि जो संख्या 12 है ये इनके देशों के लिए शुभ है। ठीक है, तो अपने द्वारा शुभ माना जाने वाली संख्या को इन्होंने अपने झंडे में रखा। और जो ये गोला, बिल्कुल प्रॉपर गोला गोला जो स्टार से बना हुआ है, ये वृत्त इसलिए है, ये प्रतीक है इन सभी देशों की एकता का, अखंडता का, भाईचारे का। ठीक है, तो झंडा पूछ लिया जाता है बेटा 2 मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में इसके आप लोग गोल्डन कलर के स्टार्स की जानकारी दे दोगे, और ये भाईचारे का, दोस्ती का, आपके प्रेम का, एकता का, अखंडता का प्रतीक है। दूसरी लाइन ये लिख दोगे, आपका 2 नंबर का आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेन जो क्वेश्चन बनता है विशेषताएं, जिसमें तो प्रॉपर आपका 6 नंबर का वैसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बेटा विशेषताएं आप लोगों के यूरोपीय संघ की बेहद इंपॉर्टेंट है। जो यूरोपीय संघ है ये वाकई में इकोनॉमी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में एक बढ़त बनाने वाला संगठन है। ठीक है, इस संगठन के अगर हम 2005 के आंकड़े देखें, 2005 के अगर हम आंकड़े देखें, तो जो यूरोपीय संघ है इसकी टोटल जीडीपी 12,000 अरब डॉलर थी। 12,000 अरब डॉलर 2005 में अमेरिका की भी नहीं थी, यानी 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा थी। और हम करंट की बात अगर करें तो 2016 में जब दोबारा बात इसकी नापने का, इसको विश्व के सामने रखने की बारी आई थी, तो 2016 में इसकी जीडीपी 17,000 अरब डॉलर काउंट की गई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। और यही रीजन है कि जो यूरोपीय संघ है वो आपके विश्व व्यापार संगठन की महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित करता है। जब जब आपकी ये नीतियां, रणनीतियां बनती हैं, तो यूरोपीय संघ का खास ख्याल रखा जाता है। ठीक है, और वैसे भी बेटा इंटरनेशनल जो आप लोगों के ट्रेड चल रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार चल रहा है, उसमें यूरोपीय संघ वाकई में अपनी एक अलग साख के माध्यम से स्थापित है, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए और चाइना दोनों के लिए ही एक चुनौती भरा जज्बा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपकी विशेषता ये तो सिंपल थी कि इसकी अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है। इसके अलावा इसमें आता है बेटा आप लोगों का कि इनकी यूरोपीय संघ के देशों की अपनी एक साझी विदेश नीति है, अपनी एक साझी रक्षा नीति है, यानी कि ये साथ मिलकर काम करना पसंद करते हैं। साझी विदेश नीति यानी तकरीबन एक जैसी नीतियां ही, विदेश नीतियां ही सभी देशों ने बना रखी है, या एक जैसी रक्षा नीति बना रखी है। यूरोप की कंट्री के अगर आप लोग खोल के बैठो एक बार संविधान उनके देखो, आप लोगों को सेम सेम सी चीजें नजर आएंगी, क्योंकि तकरीबन यूरोपीय संघ के देशों ने आपस में मिलकर साझी व्यवस्था को ज्यादा प्राथमिकता दी है। एक और बात बेटा कि यूरोपीय संघ में 2 कंट्रियां हैं, यूरोपीय संघ में 2 कंट्रियां हैं, एक आप लोगों की फ्रांस है और दूसरी आप लोगों की ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन वो जो 3 देशों के मिलने से बना था, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, उसका एक सिंपल सा स्वरूप था ग्रेट ब्रिटेन का, लेकिन जब हम ब्रिटेन कह रहे हैं तो समझो इंग्लैंड की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों के यूरोपीय संघ में ये 2 देश ऐसे देश हैं जो कि पहली बात आप लोगों के यूएनओ के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, इसलिए यूरोपीय संघ का और थोड़ा कद ऊंचा हो जाता है। दूसरी बात, इन दोनों देशों के पास 550 से ज्यादा परमाणु हथियार है। ठीक है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा पावरफुल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से तो आप लोगों को भी एग्री कर ही लेना चाहिए कि वाकई में यूरोपीय संघ भी एक बेहद ताकतवर और बेहद उभरती हुई तेज गति
गति से चढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर एक झटका जरूर लग सकता है। झटके की क्या बात है कि जो ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। ये यूरोपीय संघ से अलग हुआ 24 जून 2016। 24 जून 2016 को जो ब्रिटेन है वो आपके यूरोपीय संघ से अलग हो गया। ठीक है, अब इसमें अकेला फ्रांस है जो कि बचा हुआ है एक बहुत बढ़िया से एक ऐसे देश के रूप में जो यूएनओ का भी मेंबर है, बहुत सारे परमाणु हथियारों को भी रखने का काम। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद अगर मैं इसकी विशेषता बताऊं तो इनकी करेंसी है बेटा यूरो, जिसे सभी एक लेवल पर अपनाते हैं। यूरोप के देश यूरो करेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल ट्रेड में वो अपनी यूरो करेंसी को लेकर ही उतरती। ठीक है, लेकिन कुछ बेटा इसकी कमियां भी हैं। इसकी कमियां, सबसे पहली कमी तो ये कि इसने एक जो इतना बड़ा ठेका ले लिया है कि सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी यहीं से संपन्न हो। जो राजनीतिक या विदेशों के साथ प्रॉब्लम चल रहे हैं वो भी एक ही मंच पे सॉल्व हो। तो ये काफी बड़ा क्राइटेरिया हो गया, जिसके कारण इसका थोड़ा सा कहते हैं ना कि सब कुछ पॉजिटिव जाता है तो थोड़ा सा नेगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ जो राजनीतिक स्वरूप बनाया जा रहा है वो थोड़ा नेगेटिव वे में आता है। ठीक है, इसके बाद एक और कमी है बेटा इसकी कि इसने एक बहुत बड़ा संविधान बनाने की बात कही थी। संविधान तो इसलिए बनाते कि सभी देशों की जब साझी ही नीतियां हैं तो एक ही संविधान से काम चल जाएगा। लेकिन जब संविधान बनाने लगे तो वो इतना बड़ा बन गया कि उसको टाइटैनिक जहाज के साथ तुलना करने लगे। ठीक वैसे जैसे टाइटैनिक जहाज अपनी पहली ही यात्रा में डूब के खत्म हो गया था, वैसे ही यूरोपीय संघ का जो संविधान निर्मित हुआ था वो उनकी पहली ही जो कोशिश थी उसी में फेल हो गई, ये कभी पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा इसके अंदर दो देश है बेटा, एक आप लोगों का स्वीडन है। ठीक है, एक स्वीडन है, एक आप लोगों का डेनमार्क है। ठीक है, स्वीडन और डेनमार्क दोनों ही एक ऐसी कंट्रियां हैं यूरोप की जो पूरी तरीके से यूरो करेंसी को मानने से इनकार करती है, या फिर ये मोस्टिस्ट संधि का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं जिस तरीके का निर्माण किया गया या जिस तरीके से मोस्टिस्ट संधि को लाया गया वो गलत है। इसीलिए इन्होंने न मोस्टिस्ट संधि को माना न यूरो करेंसी को माना है, जो कि वाकई में यूरोपीय संघ की बढ़ती हुई ताकत में एक छोटा सा गैप का काम करने लगा है। ठीक है बेटा, आई थिंक बेटा आप लोगों को बहुत बढ़िया से ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं आशयान समझाने का काम कर दूंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।